एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल sscupscpdf.com पे। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सबकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। सबने पूरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया होगा जो कि हमने आपको एक क्लास के अंदर बताई थी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज के सेशन के बारे में कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे बच्चों स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की, यानी कि मनोविज्ञान की योजनाएं के बारे में। इसको आप स्कूल्स ऑफ थॉट्स ऑफ साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं कि साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के अंदर हम कितने प्रकार के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे जो साइकोलॉजिस्ट है ना, वो सब किसी ना किसी थॉट प्रोसेस को मानते थे। तो आज हम उन्हीं के थॉट प्रोसेस को जानेंगे कि किस थॉट प्रोसेस के अंदर क्या चीजें मानी जाती हैं। ठीक है, चलिए जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं मैं उनको बता दूं कि हमारी फ्री क्लासेस चल रही हैं पीआरटी के लिए, या फिर आप किसी सीटेट टेट लेवल का भी कोई एग्जाम देते हैं, हर चीज के लिए फ्री है। तो आप हमारे साथ एनरोल हो सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप जो है हमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो हम आपको एनरोल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि हम कुछ इस प्रकार का आज पढ़ने वाले हैं, जैसे कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, साइको एनालिसिस, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, बिहेवियरिज्म और भी बहुत सारी हैं। ये बस आपको एक ब्रीफ देने के लिए कि कुछ ऐसा आज हम पढ़ने वाले हैं। और क्या होता है ना, बच्चों को ना इसमें बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, उनको इतना ज्यादा टफ लगता है ये टॉपिक, लेकिन मैं आपको बहुत इजी तरीके से, बहुत ही इसको सिंपल करके मैं आज आपको समझाऊंगी ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि ये साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है। देखो, हमें इसके थॉट प्रोसेस जानने से पहले इसका मतलब जानना होगा। तो ये जान लीजिए कि जो साइकोलॉजी है वो दो वर्ड से मिलके बना है। पहला कहलाता है साइको और दूसरा कहलाता है लॉजी। साइको का मतलब होता है माइंड यानी कि मस्तिष्क, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना यानी कि स्टडी करना। तो साइकोलॉजी का मतलब क्या हुआ, जहां पर आप माइंड के बारे में पढ़े, माइंड के बारे में स्टडी करें, तो वो चीज कहलाती है साइकोलॉजी। ठीक है, क्लियर है साइकोलॉजी का मतलब आपको। इसके बाद ये सबसे पहले साइकोलॉजी वर्ड इस्तेमाल किसने किया? किसी ने तो किया होगा ना, किसी ने तो इस वर्ड का इन्वेंशन किया होगा। तो बच्चों रुडोल्फ गोकल है, इन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी वर्ड का इस्तेमाल किया था। ठीक है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछ चुके हैं कि कौन है वो जिन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी वर्ड का यूज किया था। तो रुडोल्फ गोकल ने इसका इस्तेमाल किया था। इसके बाद साइकोलॉजी वर्ड जो है बच्चे वो फिलॉसफी से मिलके बना है। फिलॉसफी में भी हम कुछ इसी प्रकार की बातें करते हैं। तो साइकोलॉजी का इजाद कहाँ से हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत हुई थी फिलॉसफी के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पे। साइकोलॉजी का मतलब हमने जान लिया। तो क्या हुआ ना, साइकोलॉजी में क्या होता है, मन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन आप मन के बारे में पढ़ेंगे कैसे, आप मन को टेस्ट कैसे करेंगे? उसके लिए आपको कुछ मेथड्स चाहिए जिसके थ्रू आप माइंड को टेस्ट कर सके। और जिन मेथड के थ्रू आप माइंड को टेस्ट करते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि उसके अंदर लोगों ने अलग अलग तरीके बताए कि किसका दिमाग किस तरीके से काम करता है और हम दिमाग को किस तरीके से पढ़ सकते हैं, किस तरीके से हम उसके बारे में जान सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, स्टडी ऑफ बिहेवियर या फिर आप कह सकते हैं स्टडी ऑफ माइंड के लिए स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को बनाया गया था। ठीक है, अब मैंने आपको ये भी बता दिया एक साइंटिफिक मेथड चाहिए था ताकि हम किसी के मन के बारे में, किसी के बिहेवियर के बारे में पढ़ सके, इसलिए स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को बनाया गया। ठीक है, ये आपके लिए ब्रीफिंग थी कि क्या होता है साइकोलॉजी और क्या होता है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से स्कूल्स आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो सबसे फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बना उसको बोला गया स्ट्रक्चरलिज्म यानी कि संरचनावाद। इसको आप क्या कहते हैं, द फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, पहला स्कूल मनोविज्ञान का कौन सा है, तो उसका आंसर होगा आपका स्ट्रक्चरलिज्म यानी कि संरचनावाद। ठीक है, आप जानते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या क्या बात हुई, किसके बारे में यहाँ पर बोला गया। तो सबसे पहले जानने के लिए जरूरी है कि स्ट्रक्चरलिज्म को किसने बनाया, किसने इसका इजाद किया। तो बच्चों विलियम वुड ने स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में हमें बताया। तो फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म यानी कि संरचनावाद के फादर कौन हुए, वो हुए विलियम वुड।
अब इन्होंने एक और खास बात है जो आपको यहाँ से याद रखनी है, इन्होंने सबसे पहले कोई साइकोलॉजी से रिलेटेड लेबोरेटरी बनाई जहां पर एक्सपेरिमेंट किए जा सके माइंड से रिलेटेड। तो अगर एग्जाम में आपको पूछा जाए कि वो कौन है जिन्होंने सबसे पहली साइकोलॉजिकल लैब बनाई थी, तो वो थे विलियम वुंड। और कब बनाई थी? 1879 में बनाई थी। और कहाँ बनाई? लिप्जिग में बनाई। तो आपको ये तीनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये तीनों चीज याद होनी चाहिए कि विलियम वुड ने सबसे पहली साइकोलॉजी की लैब बनाई जिसको इन्होंने 1879 के अंदर बनाया और लिप्जिग के अंदर बनाया। ठीक है, अब आपको क्लियर है कि साइकोलॉजी की जो पहली ब्रांच है, जो स्ट्रक्चरलिज्म है, उसको किसने बनाया? तो विलियम वुड ने बनाया। ओके, आगे बढ़े यहाँ पे। अब जानते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म में किस किस चीज के बारे में बात हुई है। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब आप रिलेट करेंगे, क्या करेंगे, इसके अंदर क्या पढ़ा जाता है कि माइंड का स्ट्रक्चर कैसा है, माइंड किस हिसाब से बना है, यहाँ पर उसकी बात होती है कि माइंड का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, एक सेकंड रुकेंगे। तो यहाँ पर किस चीज की बात हुई कि माइंड का स्ट्रक्चर कैसा है, इसीलिए इसका नाम बना संरचनावाद और स्ट्रक्चरलिज्म। यहाँ पर क्या बोला गया कि माइंड के अंदर किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बना है, उसके लिए टेस्ट हुए। लेकिन उसके लिए एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ? एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई ना कोई मेथड तो इस्तेमाल हुआ होगा। तो इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड का इस्तेमाल किया था। इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या होता है? जहां पर उन्होंने अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया, यानी कि वुंड ने अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करके देखा कि उसका माइंड का, उनके माइंड का स्ट्रक्चर किस हिसाब से बना है। तो इन्होंने कौन से मेथड का यूज किया? इंट्रोस्पेक्शन का यूज किया। लेकिन जो बच्चा ये मेथड होता है ना, ये सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव क्या होते हैं? हर एक पर्सन के हिसाब से अलग अलग होता है। अब जैसे कि इन्होंने क्या करा, 4 लोग ले लिए, सबके ऊपर इन्होंने लाइट फेंकी। मेरे ऊपर शायद लाइट फेंके तो मैं अपनी आईज क्लोज कर लूं, शायद किसी दूसरे के ऊपर वो लाइट डाले तो वो अपनी आईज क्लोज ना करे। तो क्या होता है, सब्जेक्टिव का मतलब हर एक इंडिविजुअल पर्सन का अपना अपना रिजल्ट होता है, यानी कि हर एक पर्सन से आपको अलग अलग चीजें जानने को मिलेंगी। इसको बोला जाता है सब्जेक्टिव मेथड। ठीक है, तो इसलिए बच्चों स्ट्रक्चरलिज्म ज्यादा नहीं चला, क्योंकि यहाँ पर आप एक चीज को सबके ऊपर नहीं अप्लाई कर सकते। तो क्या आप हर एक पर्सन का इंडिविजुअली चेक करने जाएंगे? आपको कोई एक ऐसे मेथड की जरूरत थी जिसका आप यूज करके हर एक इंसान की या फिर मेजर पॉपुलेशन के माइंड के बारे में पढ़ सके। तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरलिज्म यहाँ पर पीछे रह गया। अब यहाँ पर आपको एक चीज और इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि एडवर्ड टिचनर, इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडवर्ड टिचनर किससे रिलेट करते थे। तो बच्चों ये स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेट करते थे। एडवर्ड टिचनर जो थे वो इन्हीं के एक शिक्षार्थी थे, मतलब कि इन्हीं के स्टूडेंट थे, जो आगे जाके इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म में बहुत ज्यादा काम किया और ये इस फील्ड में बहुत ज्यादा फेमस हुए। तो आपको अगर पूछा जाए कि ये किससे बिलोंग करते थे, तो आपका आंसर होगा स्ट्रक्चरलिज्म, यानी कि संरचनावाद। इन्होंने क्या बोला कि साइकोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है, यानी कि आप जब पूरी तरीके से सचेत होते हैं तो आप किस तरीके से चीजों को समझते हैं। इन्होंने इसके बारे में बात की थी। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में आपको इतना ही जानना है। आगे बढ़े यहाँ पे नेक्स्ट स्कूल के बारे में। अब जो नेक्स्ट स्कूल है वो कहलाता है फंक्शनलिज्म, यानी कि प्रकार्यवाद। अच्छा, जिन बच्चों को क्लियर हो गया है सब कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि क्लियर हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अब हम नेक्स्ट स्कूल के बारे में, जो कहलाया फंक्शनलिज्म, यानी कि प्रकार्यवाद। अब इसको किसने दिया बच्चों? इसके जो जनक थे वो थे विलियम जेम्स। विलियम जेम्स कहलाए फादर ऑफ फंक्शनलिज्म। आपको याद रखने हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर, मतलब कि कौन सा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी किसने दिया था? तो विलियम जेम्स ने दिया था फंक्शनलिज्म, यानी कि प्रकार्यवाद को। अब जानते हैं इन्होंने क्या बात करी इसके अंदर। जैसे कि जो वुंड थे उन्होंने अपनी लेबोरेटरी खोली थी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, सेम इसी तरीके ने विलियम जेम्स ने भी अपनी लैब खोली थी कैम्ब्रिज में। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और फर्स्ट लैब किसने खोली, इस पे आंसर वो कैम्ब्रिज और विलियम जेम्स लगा के आ जाते हैं। तो आपको याद रखना है विलियम जेम्स ने भी खोली थी लेबोरेटरी, लेकिन वो वुंड के बाद में खोली थी। ठीक है, अब फंक्शनलिज्म में क्या बात हुई? उन्होंने तो बोला कि माइंड का स्ट्रक्चर जानते हैं, लेकिन इन्होंने बोला कि स्ट्रक्चर जानने से ज्यादा आपके लिए जरूरी है कि आप जाने कि दिमाग काम किस तरीके से करता है।
जैसे कि मेरे पास ये पेन है, अब क्या मुझे सिर्फ इसको देखने से पता चल जाएगा कि ये कैसा काम करता है? नहीं, मुझे इससे काम करना पड़ेगा, मुझे इसके फंक्शंस चेक करने पड़ेंगे, जब ही मैं इस पेन के बारे में अच्छे से नॉलेज इकट्ठा कर पाऊंगी कि ये कितना एफिशिएंट है, ये कितना अच्छा है। तो इन्होंने जोर दिया कि माइंड के फंक्शन के ऊपर आपको काम करना है कि किस तरीके से दिमाग आपका काम करता है। इन्होंने किसके बारे में? मेंटल लाइफ के बारे में बात करी, सेम कि किस तरीके से दिमाग काम करता है। और जो बच्चों जॉन डुए थे, आपके मैंने इसके बारे में पढ़ाया है एक क्लास में। जॉन डुए जो थे वो इन्हीं के जो है फेवर में थे, वो फंक्शनलिज्म को ही फॉलो करते थे। मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ कि जॉन डुए ने किसके बारे में बताया था? इन्होंने बताया था प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में, यानी कि प्रगतिशील शिक्षा, जहां पर बच्चा जो है चीजों को करके सीखता है। तो ये यहीं पर सेम बात हुई, बच्चा क्या है, खुद फंक्शन करेगा और उसके बाद सीखेगा। तो जो जॉन डुए थे उन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन को फंक्शनलिज्म को फॉलो करते ही बनाया था। और जॉन डुए ने क्या बोला कि हमें अपनी क्लास में बच्चों को सिर्फ और सिर्फ वही चीजें पढ़ानी चाहिए जिसको वो अपनी एवरीडे लाइफ से कनेक्ट कर सके, यानी नॉर्मली जिसको वो फंक्शन करते हैं, नॉर्मली जिन कामों को वो करते हैं, हमें वो ही चीजें बच्चों को पढ़ानी चाहिए, क्योंकि वो चीजें बच्चे जो है अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से वो समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है फंक्शनलिज्म के बारे में। स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चर के बारे में जानना माइंड के, फंक्शनलिज्म फंक्शन के बारे में जानना माइंड के। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट स्कूल के बारे में। यहाँ पे जो नेक्स्ट स्कूल आता है उसको हम बोलते हैं बिहेवियरिज्म, यानी कि व्यवहारवाद। बिहेवियरिज्म के बारे में मैंने बहुत बार अपनी क्लासेस में बताया हुआ है, तो जिन बच्चों ने क्लासेस देखी हुई हैं उनको इसका मतलब ऑलरेडी पता होगा कि बिहेवियरिज्म के अंदर कितनी चीजें आती हैं, ऑलरेडी पता होगा उनको। सबसे पहले बिहेवियरिज्म के बारे में बात किसने की थी? तो ये जॉन बी वॉटसन ने की थी। अब बिहेवियरिज्म में स्किनर या पैवलोव मत लगा के आ जाना। पैवलोव और स्किनर बिहेवियरिज्म को फॉलो करते थे, लेकिन इसके जनक कौन थे? किसने इस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को बनाया था? तो वो थे बच्चों जॉन बी वॉटसन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि कभी स्किनर और पैवलोव आंसर लगा के आ जाओ। अब इन्होंने क्या बोला कि आप क्या मतलब कि किसी के माइंड को टेस्ट कर सकते हैं जो चीजें आपको दिख ही नहीं रही। अब इंसान के माइंड के अंदर क्या चल रहा है? माइंड के अंदर क्या चलता है? कॉन्शियसनेस। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो चीज आप देख ही नहीं सकते, तो आप उसको टेस्ट कैसे करेंगे? और जब आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते तो आप रिजल्ट कैसे बनाएंगे? तो इन्होंने जो है स्ट्रक्चरलिज्म और जो फंक्शनलिज्म है उसको बिल्कुल ही क्रॉस कर दिया कि ये तो बिल्कुल ही गलत है, मैं बताता हूँ कि माइंड को कैसे टेस्ट करते हैं। तो चलिए ठीक है, हमने मान लिया। तो इन्होंने क्या बोला कि हम कैसे टेस्ट करेंगे? हम इंसान के बच्चे को, माइंड को ऐसे टेस्ट करेंगे जिन चीजों को हम देख सके, यानी कि उसके जिस प्रकार के बिहेवियर को, जिस प्रकार के व्यवहार को हम देखकर माप सके, उसको हम कहेंगे बिहेवियरिज्म के अंदर आना। अब जैसे कि किसी बच्चे को गुस्सा आया तो वो अपनी मुट्ठी भींच रहा है, वो अपने दांत ग्राइंड कर रहा है, या फिर जब गुस्सा आता है तो उसका बीपी बढ़ जाता है, उसका पल्स रेट बढ़ जाता है। तो यहाँ से क्या हुआ? आपने चीजें देखी और आप उसको असलियत में मेजर कर सकते हैं। तो यानी ये क्या है? एक साइंटिफिक मेथड है। जो फंक्शनलिज्म था और जो स्ट्रक्चरलिज्म था वो साइंटिफिक नहीं था, क्योंकि आपके पास कोई एक्यूरेट रिजल्ट नहीं था, लेकिन यहाँ से थोड़े बहुत एक्यूरेट रिजल्ट आने शुरू हो गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ? इन्होंने क्या बोला कि जो बिहेवियर है उसको एनवायरनमेंट कंट्रोल करती है, यानी कि बच्चा जो है वो अपने वातावरण में रह के सीखता है। तो वातावरण की वजह से किसी बच्चे के अंदर, किसी पर्सन के अंदर व्यवहार में चेंज आते हैं, ना कि उसके अंदर वो जन्मजात होते हैं। ठीक है, इन्होंने इसके बारे में बात करी। अब जो फेमस बात है इन्होंने क्या बोली, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, मैं रिवीजन के लिए बता देती हूँ कि इन्होंने फेमस एक्सपेरिमेंट किया था लिटिल एल्बर्ट का। इसमें इन्होंने क्या किया, एक छोटा सा बच्चा था एल्बर्ट, जिसमें वो बार बार उसको रैबिट दिखाते थे, और जब भी वो रैबिट उनको दिखाते थे तो पीछे से ना एक बहुत ज्यादा लाउड साउंड होती थी, और जैसे ही लाउड साउंड होती थी तो वो बच्चा रैबिट से डर जाता था। और धीरे धीरे उन्होंने इतनी बार इस प्रोसेस को किया कि बाद में उन्होंने साउंड प्ले नहीं करी, लेकिन बच्चा रैबिट देखते ही डर गया। तो यहाँ पर क्या बोला कि एनवायरमेंट में रह के बच्चे को मैंने एक चीज सिखा दी, और इस चीज को मैं मेजर भी कर सकता हूँ कि देखो बच्चा डर रहा है, ये मेरे सामने है, ये ऑब्जर्वेबल है। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट हुआ। और दूसरा क्या है
कि इन्होंने एक फेमस लाइन बोली थी, गिव मी अ डजन ऑफ हेल्दी इन्फेंट चिल्ड्रन आई विल मेक देम डॉक्टर जज, मतलब जो आप कहेंगे मैं वो बना दूंगा। तो इनका मानना ये था कि आप किसी भी बच्चे को कुछ भी बना सकते हैं अगर आप उसको उस तरीके का एनवायरमेंट, वातावरण प्रदान करें, उसको इस हिसाब के आप प्रैक्टिस कराएं बार बार, तो आप उसे कुछ भी बना सकते हैं। तो ये आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गिव मी अ डजन ऑफ हेल्दी चिल्ड्रन वाली स्टेटमेंट किसने बोली थी? तो बच्चों ये वॉटसन द्वारा बोली गई थी। ठीक है, क्लियर है आपको? आगे बढ़े अब यहाँ से, चलिए। अब जो नेक्स्ट स्कूल है जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो कहलाया गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी, यानी कि गेस्टॉल्ट का मनोविज्ञान। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं इसके बारे में भी मैंने पहले चर्चा की हुई है अपनी पिछली क्लासेस में। तो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी को कौन कौन समर्थन करता था बच्चों? मैक्स वर्थमर करते थे, वोल्फगैंग कोहलर भी इसी चीज को मानते थे, और कुर्ट कोफका भी गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी को ही मानते थे। ठीक है, अब हम जानेंगे कि आखिर इसके अंदर क्या चीजें मानी जाती हैं, ये लोग किन चीजों पर बिलीव करते थे। अब आप एक एग्जांपल देखिए कि आपको यहाँ पर सामने क्या दिख रहा है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, जल्दी बताएंगे, जल्दी। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? सब बच्चों का एक ही आंसर है कि साइकिल दिख रही है आपको। ठीक है, बाईसाइकिल दिख रही है, लेकिन किसी बच्चे ने ये सोचा होगा कि नहीं यहाँ पे 2 टायर है, 2 पेडल है, यहाँ पे कुछ रोड्स हैं, यहाँ पर एक सीट है, यहाँ पर हैंडल है। क्या किसी बच्चे के माइंड में ये चीज आई होगी? नहीं, सीधा सीधा आपके दिमाग में आया होगा कि ये एक साइकिल है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर एक चीज को पूरा इकट्ठा करके देखा, ना कि अलग अलग टुकड़ों में, ना कि अलग अलग पार्ट्स में देखा। यही होता है गेस्टॉल्ट। गेस्टॉल्ट के अंदर इसी के बारे में बात होती है। ये क्या बोलते हैं कि आप किसी भी चीज को ज्यादा बेहतर जब समझ सकते हैं जब आप उसको एक रूप में देखें। अगर आप मुट्ठी मुट्ठी में अलग अलग पार्ट्स में उसको देखेंगे तो आप उसको इतना बेहतर नहीं समझ पाएंगे। तो अभी आपने जो अपना एग्जाम्पल देखा, देखो वो कितना एक्यूरेट था कि आप जब एक रूप में चीज को देखते हैं तो आप उन चीजों को बेहतर समझते हैं। ठीक है, होल इज डिफरेंट फ्रॉम सम ऑफ पार्ट्स। अब क्या था, वो साइकिल के पार्ट्स अलग अलग थे तो वो अलग चीजें थी, लेकिन जब वो सारी चीजें एक साथ जुड़ गई तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज बन गई। और यहाँ पर क्या करना है, आपको एक रूप में समझना है, अलग अलग तरीके से नहीं समझना है। ठीक है, और इन्होंने एक चीज की और बात करी, परसेप्शन की, यानी कि धारणा की। परसेप्शन का मतलब क्या होता है कि किस प्रकार कोई बच्चा या फिर कोई भी पर्सन इंफॉर्मेशन को अपने माइंड के अंदर ले लेता है, इसी को हम बोलते हैं परसेप्शन। तो माइंड के अंदर वो किस हिसाब से लेता है इंफॉर्मेशन को, एक रूप में इकट्ठा करके वो माइंड के अंदर इंफॉर्मेशन को ले लेता है। अब जैसे आपको मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, किसी बच्चे ने देखा पेड़, वो सिंपल क्या बोलेगा, पेड़ बोलेगा। वो ये नहीं बोलेगा अच्छा ये लीव्स हैं, ये लकड़ी है, ये टहनी है, ये फूल है, ऐसे नहीं बोलेगा। वो पहले एक रूप में दिखेगा कि ये एक पेड़ है। ठीक है, तो ये एग्जांपल क्लियर है। अब यहाँ पर जो गेस्टॉल्ट वाले थे, इन्होंने एक और बात करी थी, इन्होंने बोला था इनसाइट लर्निंग के बारे में। इसके बारे में मैंने आपको थ्योरी भी कराई है कि इनसाइट लर्निंग में क्या होता है कि जब कोई बच्चा किसी भी चीज को समझता है, उसके बारे में अध्ययन करता है, तो उसका सॉल्यूशन उसको एकदम मेंटोस की दिमाग की बत्ती जल के आता है। तो जो सॉल्यूशन एकदम सडन हो, जो मेंटोस की दिमाग की बत्ती जल के सॉल्यूशन आता है, उसी को हम बोलते हैं इनसाइट लर्निंग। अब आप देखो जो गेस्टॉल्ट वाला जो यूज है ना, वो हमारे सिलेबस के अंदर भी होता है। आपने क्या देखा होगा, सिलेबस देखा होगा जिसमें हिंदी भी होती है, इंग्लिश भी होती है, मैथ भी होती है, हर एक चीज जो स्कूल के सिलेबस होते हैं उसके अंदर होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक रूप में हम इकट्ठा सिलेबस को समझते हैं। आपने कभी देखा है इंग्लिश की बुक का सिलेबस अलग बना हुआ है, हिंदी की बुक का सिलेबस अलग बना हुआ है, मैथ्स की बुक का सिलेबस अलग बना हुआ है? नहीं, एक रूप में करके देखना है, तो वहां पर चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आती हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे आपको कि गेस्टॉल्ट में किस चीजों की बात हुई? आगे बढ़े, अगर क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे करेंगे थम्स अप। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको क्लियर हो रहा है। चलिए अब नेक्स्ट स्कूल के बारे में पढ़ते हैं, वो कहलाता है साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस भी कोई नया टॉपिक नहीं है, बहुत बार मैं आपको इसके बारे में पढ़ा चुकी हूँ। तो आपको ना ये जो स्कूल्स है ना वो और ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे, क्योंकि इनकी थ्योरीज मैं आपको पहले ही कहा चुकी हूँ, तो आपको इनको समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सबसे पहले साइको एनालिसिस के बारे में बात किसने की, सबको पता है, जिन्होंने क्लास देखी है
100% सारे बच्चे आंसर कर सकते हैं कि इसके जनक थे सिगमंड फ्रूड। कौन है फादर ऑफ साइकोएनालिसिस? सिगमंड फ्रूड। अब इन्होंने क्या बात करी कि साइकोएनालिसिस के अंदर हम जो इंसान है उसके दबे हुए विचार के बारे में भी पढ़ सकते हैं, उसके अंदर जो सही विचार है उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं, या फिर जो उसके मोरल वैल्यूज होते हैं उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। साइकोएनालिसिस के थ्रू आप एक पर्सन के हर एक विचार के बारे में पढ़ सकते हैं, ये कहलाता है साइकोएनालिसिस। तो इन्होंने किसके ऊपर जोर दिया कि कॉन्शियस के ऊपर, सब कॉन्शियस के ऊपर, अनकॉन्शियस माइंड के बारे में आप पढ़ सकते हैं। जो बच्चे नहीं, अगर क्लास नहीं देखी तो इसके ऊपर पूरी एक क्लास बनी हुई है, आप वहां से जाके डिटेल में इसको समझ सकते हैं। पूरा अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है फ्रूड के सिस्टम को, ठीक है। इन्होंने और क्या बोला? बेसिकली इन्होंने बोला जो सेक्स होता है वो ह्यूमन की एक अर्ज होती है, यानी कि जो डेवलपमेंट होती है, जो विकास होता है, वो इन्हीं की सेटिस्फेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर इनका डेवलपमेंट नहीं होगा, मतलब कि इनका अगर ये इस प्रकार की जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं होगी, तो किसी भी पर्सन की डेवलपमेंट अधूरी रह सकती है। लेकिन बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इस चीज की निंदा की कि क्या सिर्फ यही एक सेंटर रह गया है किसी की डेवलपमेंट का। तो बच्चों, जो कार्ल जंग थे उन्होंने इस वर्ड को जो है रिप्लेस कर दिया लिबिडो के साथ, यानी कि जब हम सेक्स अर्ज को इन्होंने क्या करा, लिबिडो वर्ड के साथ रिप्लेस कर दिया, ठीक है। एक तो ये बात हुई। इसके बाद साइकोएनालिसिस में दो चीजें और आती हैं आपको, जिनका मतलब आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला होता है एरोस। एरोस का मतलब होता है लाइफ इंस्टिंक्ट, और दूसरा होता है थैनाटोस। इसका मतलब होता है डेथ इंस्टिंक्ट। यानी कि आप जब कोई भी काम जीने के लिए करते हैं, खुल के जीने के लिए, तो वो आता है एरोस, और जब आप कोई भी काम करते हैं मरने से बचने के लिए, तो वो करता है थैनाटोस। बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो ये सब तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी। साइकोएनालिसिस क्या होता है, बिहेवियरिज्म क्या होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो ये आपके लिए आई होप सो बिल्कुल भी टफ नहीं रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ पे क्लियर है सबको, बताएंगे, ठीक है मुझे। चलिए, अब जो नेक्स्ट अप्रोच है जिसके बारे में आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, वो कहलाती है द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक यानी कि मानवीय अप्रोच, मानवीय सिद्धांत। यहाँ पर क्या हुआ, ह्यूमनिस्टिक से आप समझ सकते हैं ह्यूमंस। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच वाले जो लोग थे, जैसे कि अब्राहम मैस्लो, इनका क्या मानना था कि जो एक पर्सन होता है, ह्यूमन होता है, वो अपने एनवायरनमेंट में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, जितने भी बदलाव हो रहे हैं, वो उनके साथ खुद एडजस्ट करता है। उसके अंदर इतनी क्षमता होती है, और उसको जितने भी अपने गोल्स पूरे करने हैं वो पूरे कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही इतनी क्षमता है कि वो अपने गोल्स पूरा करे, जितने भी चेंज हो रहे हैं उनके साथ एडजस्ट करें। अब जैसे कि कोरोना के टाइम पे क्या है, हम ह्यूमंस कैपेबल है, हमने इस लाइफ के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडजस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। मास्क लाइफ जो है, अंदर घर में बंद रहना, वर्क फ्रॉम होम, कहीं ना कहीं हमने इसके साथ एडजस्ट करना शुरू कर दिया। तो यानी कि ह्यूमनिस्टिक के हिसाब से ये चीज बिल्कुल सही है, ठीक है। और इनके गोल्स कैसे होते हैं कि किन प्रकार के गोल्स को पूरा करने के लिए काम करते हैं, वो गोल्स जो हमें सेटिस्फेक्शन दे, जिनसे हमें अच्छा महसूस हो, यानी कि हमारे लाइफ में जितनी जरूरत थी वो पूरी हो जाए। तो इस प्रकार के गोल्स को पूरा करने के लिए ह्यूमंस काम करते हैं। यही है सिर्फ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। इसके बारे में आपको सिर्फ इतना ही जानना है, ठीक है। अब बस छोटी छोटी बची है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। अगला है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, यानी कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। कॉग्निटिव यानी कि जहां पर माइंड की बात हो, सिंपल। इसके जो है जनक कौन है, मिलर एंड ब्रूनर, इन्होंने इसके बारे में बताया। और ये सबसे न्यू साइकोलॉजी है इनके अंदर, ठीक है। जो सबसे न्यू है, अगर आपको पूछा जाए तो वो कौन सी है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इन्होंने क्या बोला, हर चीज का श्रेय इन्होंने दिमाग को दिया है, कि जितनी भी चीजें होती हैं वो दिमाग की वजह से होती है। अब जैसे कि इन्होंने बोला कि जो एक पर्सन का दिमाग होता है ना, वो कंप्यूटर के समान होता है। जैसे कंप्यूटर फटफट सारी चीजें कैलकुलेट कर लेता है, सारी चीजें सीख लेता है, सब चीजों का हल निकाल देता है, इसी तरीके से एक ह्यूमन बीइंग का दिमाग भी कंप्यूटर की तरह होता है। और जैसे कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, वैसे ही ह्यूमन माइंड के अंदर भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है। और ह्यूमन माइंड जो है इतना कैपेबल है कि वो सोच सके, समस्याओं का समाधान निकाल सके, रीजनिंग कर सके। बेसिकली ह्यूमन का माइंड सब कुछ कर सकता है, ये बोला गया आपको कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद आपको एक चीज और यहाँ पर याद रखनी है, जहां से आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 3 फोर्सेस ऑफ साइकोलॉजी कौन से हैं। तो जो पहला फोर्स है
वो है बिहेवियरिज्म, दूसरा है वो है साइको एनालिसिस और तीसरा है ह्यूमनिज्म। बस आपका एग्जाम में ऐसे पूछेगा सेकंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी कौन सी है, थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी कौन सी है, फिर फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी कौन सी है, यहाँ पर ये चीजें आपको पूछी जाएंगी। ठीक है, क्लियर है? आपको मैंने स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी बिल्कुल एक एक अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, जितना आपको एग्जाम के लिए जरूरी है आपको हर एक चीज डिटेल में बता दी गई है। ठीक है, आई होप सो कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो पूछ लेना, आपको मैं कमेंट सेक्शन में दोबारा से उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। इस बात की आप टेंशन मत लेना कि मुझे समझ नहीं आया है। ठीक है, चलिए अब जो हमारा रिचुअल है, हमेशा का छोटा सा क्विज राउंड रखेंगे जिसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस को पूछूंगी और सभी आंसर करेंगे। जितने बच्चे देख रहे हैं मुझे हर एक बच्चे का आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्वेश्चन 1 है कि आपको 4 साइकोलॉजिस्ट के नाम दिए जाएंगे और आपको बताना है उनमें से कौन से बिहेवियरिज्म से रिलेट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए वुंट, ऑप्शन बी वॉटसन, ऑप्शन सी जेम्स, ऑप्शन डी जॉन डुवे। ठीक है, आंसर करना है कमेंट सेक्शन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, विलियम वुंट ने अपनी जो फर्स्ट साइकोलॉजी की उनकी लैब थी वो कौन से ईयर में एस्टेब्लिश करी थी, आप ये बताएंगे। ठीक है मुझे, ऑप्शन ए 1870, ऑप्शन बी 1879, ऑप्शन बी 1886 एंड ऑप्शन डी 1882। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो स्कूल है वो किससे रिलेट करता है? ऑप्शन ए बिहेवियर, ऑप्शन बी माइंड, ऑप्शन सी परसेप्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 से आपके लिए एक और है। ठीक है, आप एक तो ईयर बताएंगे कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुई थी, प्लस आप बताएंगे कि कौन सी जगह में, कौन सी सिटी में इन्होंने अपनी लेबोरेटरी को एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। ओके, आज की क्लास बच्चों हमारी यहीं तक थी। आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो गया। अगर यहाँ से आप जो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसका आंसर कर पाएंगे इजीली। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले क्लास में। अगर आपको हमारा आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या अच्छा लगा, प्लस ज्यादा से ज्यादा वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि और बच्चे हमारे साथ जुड़ सके। चलिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए और कहीं भी पीछे हटेंगे, कहीं भी लैग करेंगे तो हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड गुड बाय।